नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने उत्तर प्रदेश विशेष के तहत अर्थात जो हम उत्तर प्रदेश का इतिहास या उत्तर प्रदेश के भूगोल पढ़ने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विशेष को यहाँ पर पढ़ने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा ये आपका 3 होगा। कि पहले इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपके अपलोड कर दिए गए हैं। वो हमने उन दोनों के बारे में जाना था कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या क्या इतिहास रहा, किस प्रकार से आगे बढ़े हैं हम उसको लेकर। तो उस दोनों चैप्टरों में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर किया था। तो आज जो आपका लेक्चर नंबर 3 होगा ये आपका उत्तर प्रदेश की जनगणना पर आधारित होगा कि उत्तर प्रदेश की जनगणना कैसी है, कितनी जनसंख्या है, वहाँ की क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का। तो देखो कंपेयर भी करेंगे अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश को कि कितना वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, कितना लिंगानुपात है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको डिटेल के साथ देखेंगे क्योंकि अक्सर जनगणना से सवाल पूछ ले जाते हैं और जनगणना भी वो कौन सी पढ़ेंगे हम 2011 वाली, क्योंकि अभी 2000 जो 21 की जनगणना थी वो तो आई नहीं थी कोविड के कारण। तो इसी वजह से अभी हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो केवल और केवल 2011 की जनगणना के उपलब्ध है। इसी को देखेंगे कि आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना है, और यदि हम देखें कि आज 1871 या 1881 के बाद से ये कौन सी जनगणना बनी हुई है, तो इसके बारे में हमें डिटेल देखना है। और कंपेयर भी करेंगे भारत की जनगणना के साथ में उत्तर प्रदेश की जनगणना को कंपेयर करके भी चलेंगे। तो देखो ये जो वीडियो होगा आपका ये यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, लेकिन मेन फोकस जो है वो आपका यूपीपीएससी पर ही है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो थोड़े हाई लेवल के बनते हैं। तो हाई लेवल के सवालों को देखेंगे तो जो आपके नीचे लेवल के सवाल होते हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में जैसे आपका पेट का एग्जाम होगा, जूनियर असिस्टेंट का होगा, वीडियो का होगा, स्टाफ नर्स है, फॉरेस्ट गार्ड है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी पेपर होगा आपका, उनके लिए यूजफुल होने वाला है। और यूपीपीएससी में जैसे आपका आरओ एआरओ का, बीओ का, एलटी ग्रेड, ईसीएस और जीआईसी वगैरह के जितने भी आगामी पेपर होंगे उन सभी में देखो उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं रोल तो होता ही है। लेकिन जैसे आप ये देखें जूनियर असिस्टेंट में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल आएंगे वो 20 सवाल आएंगे। सोचो 100 में से 20 सवाल यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश विशेष से ही आ रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो विशेष है वो पढ़ना थोड़ा सा अनिवार्य भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे हम जनगणना से कि जनगणना क्या कहती है उत्तर प्रदेश की। देखो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं और फिर उसके बारे में मेनली फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना पर। देखो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, भारत में जो पहली जनगणना मानी जाती है वो 1872 ईस्वी में मानी जाती है, और ये करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। कुल मिलाकर भारत में जो पहली जनगणना हुई, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो जनगणना हुई थी ये अनियमित जनगणना हुई थी, अनियमित तौर पर जनगणना हुई थी। क्यों? क्योंकि इसको पूरा नहीं कराया गया था कारणवश। लेकिन जो हमारे यहाँ नियमित जनगणना प्रारंभ होती है वो 1881 से प्रारंभ होती है। इसी को ही हम नियमित जनगणना के नाम से जानते हैं। और ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कुल मिलाकर उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड रिपन था, और 1872 में जब जनगणना हुई तो उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड मेयो था। तो नियमित रूप से जनगणना, सवाल में सीधा सीधा कहेगा कि नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1881 में प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड रिपन को ही भारतीय जनगणना का पिता भी कहा जाता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इसी के समय काल में ही जो जनगणना प्रारंभ होती है वो नियमित रूप से प्रारंभ होती है। और ये मान लो कि 1881 से लेकर अब तक हम नियमित तौर पर प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराते आ रहे हैं। तो भारत की आखिरी जनगणना हुई थी जो वो 2011 में हुई थी। और 1947 से, अर्थात ये मान लो कि आजादी के बाद से ये जो जनगणना है 2011 की जनगणना है वो 7वीं जनगणना होगी। इसके अंतिम आंकड़े जो आए थे तो अंतिम आंकड़े आए थे 30 अप्रैल 2013 को। अब देखो इसी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। देखो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 75 जिले हैं, 351 तहसील हैं, 822 ब्लॉक हैं जिन्हें आप खंड कहते हैं, और उसके साथ साथ 915 नगर हैं, और 1,06,774 गांव। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 76 जिले, 351 तहसील, 822 ब्लॉक, 915 नगर और 1,06,774 गांव हैं। उत्तर प्रदेश की इस प्रकार इन सबको मिला दिया जाए, इस प्रकार जो जनसंख्या बनती है वो 19,98,92,341 बनती है। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो भारत में क्या है, जनसंख्या के मामले में प्रथम है। इससे ज्यादा जनसंख्या भारत के किसी भी राज्य की नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की है। वह भारत की कुल जनसंख्या पे यदि हम टोटल जनसंख्या को 100% मान लें
और कितना निवेश, कितना यहाँ पर योगदान करता है उत्तर प्रदेश, तो 16.5 अर्थात 16.5% का ये यहाँ पर पूरी तरीके से हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की 100 में से। बाकी आप देखते हैं 28 राज्य हैं हमारे पास, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी हैं। इनमें से भी क्या है, एक उत्तर प्रदेश को अलग हटा दो तो उसमें भी क्या है, 27 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी में ही आपका इतना कुछ मिल जाएगा, कितना, 84% लगभग। तो 84% जनसंख्या अलग 27 राज्यों में और 8 यूनियन टेरेटरी में निवास करती है, जबकि 16.5% जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। अब देखो जो ये जो जनसंख्या है, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 की जो जनसंख्या है, यदि आप देखें, यदि आप दूसरे देशों से कंपेयर करें, तो इनमें से इसमें से आप चीन को हटा दो, भारत को हटा दो, अमेरिका को हटा दो और इंडोनेशिया को हटा दो। तो देखो ये चारों को हटाने के बाद यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है। विश्व में इतनी जनसंख्या किसी के पास नहीं है, किसी देश की भी नहीं है इतनी जनसंख्या, यदि आप चार देशों को हटा दें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में देखें तो भारत ही नंबर वन पर है, क्योंकि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा हो गई है, क्योंकि हमने चीन को भी पीछे कर दिया। लेकिन अभी हमारी जो 2021 की जनगणना थी उसके आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये केवल विश्व बैंक ने ऐसा कहा है। तो ब्राजील से भी हमारी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो ब्राजील से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भी ध्यान रखना है आपको। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 लोग यहाँ पर रहते हैं। जो भारत की कुल जनसंख्या का, अर्थात भारत के जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, और इतने में से जो ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश में आता है। और ये जो उत्तर प्रदेश में आता है यही चौथा स्थान रखता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन राज्य और भी हैं जो क्या क्या है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, यदि आप इसे प्रतिशत में देखेंगे तो ये 7.3% निकल कर आता है। ये ध्यान रखना है बस कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चौथा। और जो हम देखते हैं कि इसे इस 2,40,928 वर्ग किलोमीटर को प्रतिशत में नाप कर देखते हैं तो 7.3% ये निकल कर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9.38% है। और जो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है वो 9.36% है आपका। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है लगभग क्षेत्रफल में समान है, लगभग है, पूरी तरह नहीं है। तो इसके बाद ही क्या आता है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का पहला स्थान, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान, जबकि चौथा स्थान जो बनेगा वो हमारा उत्तर प्रदेश का ही बनेगा। देखो जब तक तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था 2014 से पहले, उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था, पांचवा। क्योंकि आंध्र प्रदेश जो था वो चौथे नंबर पर था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, तो इसी क्रम में 2014 के बाद में उत्तर प्रदेश का स्थान जो बन गया वो चौथा बन गया। अभी वो स्टेटमेंट में देकर आपसे पूछ ले कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश का स्थान भी पांचवा ही था, तो वहां पर स्टेटमेंट वो सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले जो चौथा स्थान था वो आंध्र प्रदेश का था। अब देखो पुरुष जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या जो निवास करती है उत्तर प्रदेश में वो 52.293% है, जबकि महिलाएं हैं वहां पर 47.71% है। ये आपको आंकड़े, देखो आंकड़े बड़े घबराने वाले हैं, चौंकाने वाले भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आंकड़े हमेशा याद नहीं रहते। इसलिए एग्जाम से पहले याद रखना, एग्जाम से पहले एक दो बार जरूर देख कर जाना आंकड़ों को। और यदि आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स तो फिर तो और भी अच्छी बात है कि यदि आपके नोट्स बने हुए हैं तो अच्छा रिवीजन भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पीडीएफ पर, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो 15.41% है। जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि दर हो रही है वो 20.2% की दर से बढ़ रही है। लेकिन यदि हम 2001 की जनगणना की तुलना करें तो उसमें कमी आई है। 2011 की जनगणना में कमी आई है, क्योंकि जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उसमें हमने 26% की ग्रोथ की थी, वृद्धि की थी। लेकिन अब के जो हमने वृद्धि की है वो 20.2% की वृद्धि की है। लगभग ये कह लो कि 6% की हमने क्या करी है, गिरावट दिखाई है जनसंख्या में। जनसंख्या वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश का जो है वो 14वां स्थान है, अर्थात
उत्तर प्रदेश से ऊपर 13वें राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि के मामले में सबसे ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो, जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। इतना ही ध्यान रखना। और जो पूरे भारत में क्या है, 900, अर्थात 9वां स्थान रखता है। अर्थात देखो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये आपको दर्शाता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होगा। एक वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति रहते हैं, तो वही आपको दर्शाता है जनसंख्या घनत्व। और जो राज्यों में चौथे स्थान पर, पहला राज्य, पहला स्थान भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी। वो अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि वरना तो पूरे भारत की ही जनगणना से पढ़नी पड़ जाएगी हमें। इसी वजह से हम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर चलिए। तो लिंगानुपात जो है, वो लिंगानुपात है 912। लिंगानुपात क्या होता है? देखो, लिंगानुपात ये देखा जाता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, ये आपके पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपको देखना है। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं ही हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप ध्यान रखेंगे। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो स्थान है उत्तर प्रदेश का, ये 26वां स्थान है। जबकि भारत का जो लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात 943 है। तो भारत का लिंगानुपात 943, और वहीं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात जो है वो 902 है। लिंगानुपात देखो, वयस्कों की तुलना में लिंगानुपात बच्चों का घट रहा है। जबकि वयस्कों का देखें तो सारा टोटल देखें उत्तर प्रदेश का तो 912 है। और जबकि वहीं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का देखें तो 902 देखने को मिलता है। और ये जो आंकड़ा आपको देखने को मिलता है 26वें स्थान पर है। स्थान चाहे याद रखना चाहे मत रखना, लेकिन ये आंकड़े जरूर आपको याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर देखें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 67.7% अर्थात 67.7% है, जो भारत की, जबकि हम भारत से तुलना करें तो भारत की जो वो है आपकी साक्षरता दर, वो 73% है। और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 29वां है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों को मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर 29वां निकल कर आता है। तो ये आपका नेक्स्ट आंकड़ा है। अब देखो, यदि मैं कहूँ कि पुरुष साक्षर कितने हैं, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। तो यदि आप देखें, और जो महिला प्रतिशत है, महिलाओं का जो है वो है 57%। तो ये आप यहाँ पर देखो, एक ही आंकड़ा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7%। तो 67 में 10 जोड़ दो तो पुरुषों की निकल जाती है, 77 आ जाती है। और 67 में यदि आप 10 घटा दो तो महिलाओं की निकल कर आ जाती है। तो ये इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपको मैंने बताई दिया महिला साक्षरता दर कितने हैं और जो 31वें स्थान पर। अब देखो, यहाँ से आंकड़े थोड़े से ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। देखो, यदि आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक से ही बात बन जाएगी, आप पहला याद रख लेना। लेकिन यदि आप यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 आंकड़े तो याद रखने ही होंगे। जैसे, अब देखो, मैप पर देखते चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो प्रयागराज में निवास करती है, अर्थात इलाहाबाद में। ये जो आप देख रहे हैं प्रयागराज, ये वाला क्षेत्र, ये प्रयागराज का क्षेत्र होगा, प्रयागराज में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर निवास करती है मुरादाबाद। मुरादाबाद वाला ये वाला क्षेत्र है आपका, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेन जो चल रहा है ये। और उसके बाद में गाजियाबाद, गाजियाबाद आपका ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं गाजियाबाद। तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है प्रयागराज में, मुरादाबाद में और फिर गाजियाबाद। और यदि वो कहते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो न्यूनतम जनसंख्या ऐसे सोचो, देखो, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो कहाँ है हमारा, एक तो पूर्वोत्तर है, पूर्वी है, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो ज्यादातर पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे महोबा, महोबा कहाँ है, महोबा है आपका ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लगता है, वो महोबा। महोबा के बाद में आपका चित्रकूट का स्थान आता है, चित्रकूट ये वाला है आपका। और महोबा के ऊपर है हमीरपुर, तो हमीरपुर आपका ये। इससे मैप की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, और दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये आपको देखने को मिलेंगे। और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ मिलती है, देखो, जहां सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वही सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले हैं। जैसे आपका प्रयागराज, मुरादाबाद, सेम क्रम है, और गाजियाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जो महिलाएं रहती हैं वो प्रयागराज में ही रहती हैं। देखो, पहला पॉइंट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में, सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रयागराज में, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में। तो तीनों का फैक्टर एक ही है। जबकि यदि हम दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे नंबर पर देखेंगे सर्वाधिक महिला जनसंख्या पहले स्थान पर प्रयागराज और दूसरे स्थान पर आजमगढ़। आजमगढ़ है आपका ये वाला, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका आजमगढ़। और ये आपका नीचे जो है ये आपका जौनपुर। तो दूसरे पे आजमगढ़ और तीसरे पे आपका जौनपुर देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक
जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं जिन्होंने सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि की है? ये है आपका एक तो गौतम बुद्ध नगर, ये आपका ये जो आप देख रहे हैं जीटीबी, ये वाला, ये जो आपका ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद में आप देखेंगे गाजियाबाद, इसके ऊपर ही गाजियाबाद लगा हुआ, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि इन्होंने की। और श्रावस्ती, श्रावस्ती इधर आ जाओ, बलरामपुर साइड में आप देखेंगे तो ये आपका श्रावस्ती देखने को मिलेगा। बलरामपुर के आप पश्चिम में देखो, ये आपका बलरामपुर और ये आपका श्रावस्ती, तो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की है वो की है कानपुर नगर ने। कानपुर नगर आप यहाँ पर देखो, जो आपका कासगंज वाला क्षेत्र है, और इससे भी थोड़ा सा नीचे को उतर जाएंगे तो ये आपका कानपुर वाला क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हरदोई के आसपास का क्षेत्र। तो कानपुर में, कानपुर के बाद में हमीरपुर, हमीरपुर ये वाला, और उसके बाद में बागपत। तो बागपत है आपका इसकी सीमा जो है वो हरियाणा से हरियाणा वगैरह से लगेगी, पानीपत से जाकर। तो बागपत आपका इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला, ये आपका बागपत है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो गाजियाबाद में। उसके बाद में वाराणसी में, वाराणसी आपका ये वाला क्षेत्र है जो है आप यहाँ पर देखते हैं। तो वाराणसी, और उसके बाद में लखनऊ, राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ में तीसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? तो सबसे कम जनसंख्या रहती है ललितपुर में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लटका हुआ है बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगा हुआ है ललितपुर। उसके बाद में आप सोनभद्र देखेंगे, सोनभद्र ये वाला लटका हुआ ही क्षेत्र, और फिर हमीरपुर, ये वाला हमीरपुर। तो हमीरपुर में आपको देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, यही वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद में कानपुर नगर का नंबर आता है, ये वाला कानपुर नगर। और फिर औरिया, औरिया का कानपुर से नीचे ये औरिया, ये वाला जो क्षेत्र है ये औरिया का क्षेत्र, ये सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो देखो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? तो श्रावस्ती। तो देखो ये सब एक से एक साइड में ही है, देखो यहाँ पर आपका श्रावस्ती, ये है आपका श्रावस्ती वाला क्षेत्र। श्रावस्ती के बाद में आप बहराइच देखेंगे, तो बहराइच श्रावस्ती से ऊपर है, ये वाला बहराइच। और उसके बाद में बलरामपुर, तो बलरामपुर ये वाला, तीनों एक ही साइड में लगे हुए हैं। आप ये कह लो कि श्रावस्ती के पश्चिम में बहराइच दूसरे नंबर पर, और श्रावस्ती के पूर्व में बलरामपुर तीसरे नंबर पर। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ है? जहां पर सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, यही वाला आपका गौतम बुद्ध नगर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला। उसके बाद में औरैया, औरैया कानपुर से नीचे देखेंगे, औरैया वाला क्षेत्र, ये वाला। और फिर इटावा, और इटावा भी आपके कानपुर, ये जो आपका औरैया के पास है, यही आपका इटावा ही यहाँ पर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, जहां पर कम सबसे कम पुरुष साक्षर हैं, वो है आपका श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, यही वाले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। यहीं आप आपको देखने को ये कंडीशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षर कहाँ है? सर्वाधिक जहां महिला साक्षर है, तो सर्वाधिक महिला साक्षर है आपका कानपुर नगर में, यही वाला आपका कानपुर नगर, ये कानपुर नगर में सर्वाधिक महिला साक्षर। उसके बाद में लखनऊ में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ में सर्वाधिक महिला साक्षर है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर, जीटीबी में, ये आपका गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता है वही आपका श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, जो आप यहाँ पर देखते हैं, यही आपका श्रावस्ती। यहीं पर ही न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, और यहीं पर ही न्यूनतम महिला साक्षरता है, श्रावस्ती दूसरे नंबर पर बहराइच और तीसरे नंबर पर बलराम। और नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का, फिर है उसके बाद में आजमगढ़ का, और फिर है उसके बाद में देवरिया। जैसे जौनपुर आप देखेंगे, देखो जौनपुर आपका ये वाला क्षेत्र है, जौनपुर, फिर आजमगढ़, और फिर उसके बाद में देवरिया, ये वाला क्षेत्र उत्तर बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है देवरिया। और न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में, ये आपका जीटीबी गौतम बुद्ध नगर। को जिले आप इतनी बार देख लेंगे कि आपके मन मस्तिष्क में पट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखकर चलना है आप लोगों को। फिर आप देखेंगे हमीरपुर, ये आपका हमीरपुर, और उसके बाद में बागपत, बागपत ये वाला। तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हो गए। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? देखो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में, यही आपका बलरामपुर, श्रावस्ती के पूर्व वाला, संत कबीर नगर, उसके बाद में बहराइच, और फिर आप सिद्धार्थ नगर को देखेंगे। नेक्स्ट है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? देखो सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बागपत में, ये वाला आपका बागपत वाला क्षेत्र। फिर आप देखेंगे बागपत से नीचे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, और तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद, इसी के बराबर में गाजियाबाद लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है प्रयागराज में। यही आपका प्रयागराज वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं बैंगनी कलर का, ये आपका प्रयागराज वाला। उसके बाद में आजमगढ़, आजमगढ़ प्रयागराज के जस्ट ऊपर, और फिर जौनपुर जस्ट इसके। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? तो सबसे कम ग्रामीण रहते हैं गौतम बुद्ध नगर में। फिर आप देखेंगे महोबा में, और फिर हमीरपुर में। ये आपका महोबा और ये आपका हमीरपुर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या, यदि हम प्रतिशत में देखें तो श्रावस्ती, ये आपका श्रावस्ती वाला क्षेत्र, ये वाला श्रावस्ती। उसके बाद में आप देखेंगे कुशीनगर, और फिर महाराजगंज। महाराजगंज भी यही है और कुशीनगर भी यही है। तो महाराजगंज आपका ये वाला और कुशीनगर आपका ये वाला। नेक्स्ट, न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या। देखो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले जो हैं, जैसे आपको देखेंगे गाजियाबाद, अब तो याद होगा गाजियाबाद कहाँ है, लखनऊ, और फिर कानपुर। फिर आप देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कहाँ हैं। तो वो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले हैं, जैसे जहां पर सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर है वो है आपका औरैया, जैसे आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं औरैया। उसके बाद में इटावा, औरैया के बराबर में लगा हुआ है इटावा, और फिर है आपका मैनपुरी, और मैनपुरी भी आपका यहीं पर ही है। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम ग्रामीण साक्षर, सबसे कम साक्षर ग्रामीण कहाँ है? तो श्रावस्ती में। देखो श्रावस्ती वैसे भी देखते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और महात्मा बुद्ध से संबंधित भी है। फिर आप देखेंगे श्रावस्ती के बाद में बलरामपुर, ये आपका बलरामपुर, श्रावस्ती के पूर्व में बलरामपुर, और फिर बहराइच। तो न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, न्यूनतम महिला जनसंख्या, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता में भी क्या है, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच क्रम से लगे हुए हैं। और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले, जहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर का, ये वाला बलरामपुर आपका। फिर आप देखेंगे संत कबीर नगर का, संत, आप देखेंगे यहीं पर आपका संत कबीर नगर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बहराइच, बहराइच आपका, जो आप नीचे आएंगे, जो आप देखते हैं ना कि ये वाला श्रावस्ती के पश्चिम में, ये वाला आपका बहराइच वाला क्षेत्र। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले जो हैं, तो वो सबसे कम लिंगानुपात, जहां पर जो न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बुलंदशहर। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले आपका गाजियाबाद, फिर आपका लखनऊ, और फिर आपका कानपुर नगर। फिर आप देखेंगे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जहां सबसे कम है, तो श्रावस्ती, यही आपका उत्तर नेपाल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र। चित्रकूट, चित्रकूट है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और कौशाम्बी, कौशाम्बी आपका इलाहाबाद से लगा हुआ क्षेत्र। ये वाला जो कौशाम्बी आप देख रहे हैं, ये आपका कौशाम्बी, ये वाला। और चित्रकूट जो है, चित्रकूट आपका कौशाम्बी के साथ सीमा बनाता है, तो यही आपका कौशाम्बी। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखकर चलेंगे आप। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, को ध्यान रखना है, जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछ रहा है वो। तो पहला आएगा गाजियाबाद में प्रतिशत में, और फिर आएगा लखनऊ, और फिर आएगा कानपुर। लेकिन यदि वो पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो प्रयागराज में। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो फिर गाजियाबाद नंबर आएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे इधर श्रावस्ती, कुशीनगर और आपका महाराजगंज, ये आपका कुशीनगर। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या कहाँ रहती है, अर्थात सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं, तो सर्वाधिक एससी रहते हैं सीतापुर में। लखनऊ से सीमा लगती है सीतापुर की, ये वाला जो क्षेत्र है आपका सीतापुर का। ये प्रयागराज, प्रयागराज वाला आपका ये वाला क्षेत्र। उसके बाद में आप आएंगे हरदोई, और हरदोई से भी, हरदोई के साथ भी सीमा लगती है किसकी, लखनऊ की। तो ये वाला आपका हरदोई, ये क्षेत्र जो है। तो सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं, सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज में, फिर हरदोई। और न्यूनतम एससी कहाँ रहते हैं, तो न्यूनतम एससी रहते हैं सबसे पहले बागपत में, फिर आप देखेंगे श्रावस्ती में, इधर आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा ये रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, या फिर ये कह लो कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले कहाँ मिलेंगे आपको, जैसे आपका कौशाम्बी, फिर आपको सीतापुर देखने को मिलेगा, और फिर आपको हरदोई। कौशाम्बी यहाँ है, देखो कौशाम्बी आपका इलाहाबाद से लगा हुआ है, कौशाम्बी ये वाला। सीतापुर लखनऊ के साथ सीमा बनाता है, ये आपका सीतापुर। और उसके बाद में हरदोई जो है वो सीतापुर के साथ सीमा बनाता है, तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, देखो ये आपका बागपत, फिर आप बरेली, और फिर आपका बलरामपुर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले, सॉरी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले जो हैं आपका, देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो मिलेगी सोनभद्र में, ये वाला आपका सोनभद्र वाला क्षेत्र। उसके बाद में आप बलिया में देखेंगे, बलिया आप इधर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ये वाला।
बिहार के साथ सीमा लगाता है। फिर आप देखेंगे देवरिया, और देवरिया भी बिहार के साथ सीमा लगाता है, ये वाला आपका देवरिया वाला क्षेत्र, ये आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आपका न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा सबसे कम एसटी कहाँ रहते हैं, तो सबसे कम एसटी रहते हैं बागपत में, ये वाला आपका बागपत वाला क्षेत्र। फिर आपका कन्नौज, और फिर आपका बदायूं वाला क्षेत्र। तो कन्नौज, कन्नौज आपको इधर मिलेगा, ये वाला आपका, और फिर बदायूं कन्नौज से जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले, तो पहला है सोनभद्र, तो सोनभद्र आपका ये वाला क्षेत्र। फिर आप देखेंगे ललितपुर, तो ललितपुर आपका ये वाला, और देवरिया आपका ये वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो रहती है वो कन्नौज में, और फिर बदायूं में रहती है। कन्नौज आपका ये वाला, और बदायूं आपका ये वाला। वो डेटा बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अच्छे से दिमाग से पढ़ना, दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको डेटा याद रहेगा। एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन कर लेना इस चीज का। सर्वाधिक जनगणना वाले नगरीय जिले कौन से हैं, देखो तो सर्वाधिक, ये कह लो कि सर्वाधिक जनगणना नगर वाले जिले जो हैं, वो आप ये कह लो कि वाराणसी में है सर्वाधिक नगर। ये कह लो कि जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगर कहाँ है, तो सर्वाधिक नगर है जनगणना के अनुसार वाराणसी में 34 है। और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला, स्लम कहाँ है, जैसे झोपड़ी पट्टी में रहते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जो लोग, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रहते हैं। तो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले जिले हैं, जिला जो है वो मेरठ है। देखो कुछ धार्मिक रूप से भी जनगणना आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे मैं आपसे कह दूं, धार्मिक रूप से जनगणना में सर्वाधिक देखें तो देखो, वहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं 79.79%। उसके बाद में नंबर जो आता है मुस्लिमों का आता है 19.26%। फिर ईसाई जो आते हैं, ईसाई 0.18% आते हैं, और सिख जो आते हैं 0.32% आते हैं, और बौद्ध जो है वो आपके 0.1% आते हैं। देखो ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसी को लेकर ही जो यूपी एडिड की जो भर्ती हुई थी, एडिट का एग्जाम हुआ था, भर्ती तो नहीं हुई थी। एग्जाम में एज इट इज सवाल पूछा गया था कि उसका अवरोही क्रम पूछ लिया था उत्तर प्रदेश में धार्मिकों का, क्या विभिन्न धार्मिक लोगों के जो प्रतिशत का क्रम पूछ लिया, उसने अवरोही क्रम पूछ लिया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे कम जो रहते हैं वो जैन है, जैन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो जाती है आपके उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित इतने ही आपको सवाल याद रखने हैं, इतने टॉपिक याद रखने हैं, क्योंकि डेटा देखो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो याद तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो थोड़ा सा याद आपको रखना ही पड़ेगा। तो मेंटेन करके रखना है आपको। अब देखो लेक्चर की यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां से आप रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है, यूपी स्पेशल का कंप्लीट नोट चाहिए, तो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। चाहे आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और पीडीएफ के रूप में भी आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको पीसीएस प्री के नोट्स की आवश्यकता हो, आरओ एआरओ के नोट्स की आवश्यकता हो, या बीओ के नोट्स की आवश्यकता हो, और जो पीसीएस का मेंस होगा 26 सितंबर को, 26 सितंबर से स्टार्ट होगा, यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपको यदि उनमें से किसी भी प्रकार के नोट्स पेपर 1, पेपर 2 या 3, 4, 5, 6 किसी की भी आवश्यकता हो, तो उसके लिए आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और हिंदी के नोट्स चाहिए आपको, देखो हिंदी के नोट्स आपको पीसीएस के लेवल के भी मिल जाएंगे, आपको आरओ एआरओ के भी हिसाब से मिल जाएंगे, और आपको जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और यदि आपको यूजीसी नेट में केवल ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री से संबंधित नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।